हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो है डीएनए। डीएनए द मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, आपने डीएनए का नाम बहुत बार सुना होगा, ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है डीएनए होता क्या है? डीएनए हमारी बॉडी में क्या करता है? हमारी आंखों का कलर, हेयर टाइप और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डीएनए से कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है, और डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो आज के वीडियो में हम डीएनए को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो बच्चों, वीडियो के एंड तक डीएनए आपको बिल्कुल इजी लगेगा। सो लेट्स बिगिन। डीएनए क्या है? ओके स्टूडेंट्स, आप समझते हैं डीएनए क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स में डीएनए को बताएं तो डीएनए हमारी बॉडी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। आप डीएनए को एक इंस्ट्रक्शन बुक की तरह समझ सकते हो, ठीक है। जैसे किसी मशीन को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं, वैसे ही हमारे सेल्स को भी इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस डीएनए में स्टोर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कौन से प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेल्स कैसे फंक्शन करेंगे और ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक कैसे डेवलप होंगी, ठीक है। इन सब में डीएनए का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बच्चों, आपको ये समझ में आ गया? अब जानेंगे डीएनए कहाँ रहता है, कहाँ मिलता है। तो डीएनए तो पता चल गया और उसका फुल फॉर्म क्या है वो भी पता चल गया। अब क्वेश्चन आता है कि डीएनए कहाँ होता है, ठीक है, वो कहाँ रहता है। डीएनए यूकैरियोटिक सेल तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको यूकैरियोटिक सेल नहीं मालूम तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए मेनली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं, और ये रहा न्यूक्लियस। अब ये है यूकैरियोटिक सेल स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक नहीं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है और क्रोमोसोम्स बनाता है। समझ रहे हैं आप? प्रोटीन के साथ एसोसिएट होके ये क्रोमोसोम्स बनाता है, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो, ठीक है। पहले सेल है, न्यूक्लियस, फिर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे बना? प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर, ठीक है। बच्चों, अब जानेंगे डीएनए एंड जीन का रिलेशनशिप कैसा है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, जीन। जीन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है, जीन जो है ना बच्चों, डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट है। एक स्पेसिफिक सेगमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो फंक्शनल प्रोडक्ट के लिए इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है। आप डीएनए बुक समझो। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये जो है फंक्शनल प्रोडक्ट के लिए इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। मैम, दैट्स टू लॉन्ग टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। तो बच्चों, आप समझो कि ये जो है डीएनए एक बिग बुक है, बहुत बड़ी बुक है, ठीक है। और जीन्स उस बुक के स्पेसिफिक चैप्टर या इंस्ट्रक्शन की तरह है, ठीक है। एक बुक है डीएनए, उसमें एक इंस्ट्रक्शन या चैप्टर है, समझ लो। समझ रहे हैं आप? ठीक है। इसीलिए डीएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर जीन जो है डीएनए का स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नॉट लार्ज, स्पेसिफिक फंक्शनल सेगमेंट, ठीक है। ये डिफरेंस जो है स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना आप? जीन कहाँ है, क्या है और कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चरिंग पार्ट पर, डीएनए की स्ट्रक्चर पर, ठीक है। सबसे पहले ना स्टूडेंट डीएनए की स्ट्रक्चर समझेंगे। डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें एक फेमस मॉडल याद रखना है। फेमस मॉडल याद रखना है, वो मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। डबल हेलिक्स, अब आप बोलोगे मैम डबल हेलिक्स मॉडल ये क्या है? तो बच्चों, डीएनए की स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होती है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर को देख के समझ लेंगे, डबल हेलिक्स है, नॉट अ सिंगल हेलिक्स, ठीक है। अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे हेलिक्स एंड ऑल द सेगमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, टू स्ट्रैंड्स जो एक दूसरे के अराउंड ट्विस्टेड हैं, ठीक है। आप इसी एक ट्विस्टेड लैडर की तरह इमेजिन कर सकते हो। अब ये एक ट्विस्टेड लैडर है। अगर आपको एग्जाम में समझना है कि आपको स्ट्रक्चर याद रखना है ना स्टूडेंट्स, तो आप डीएनए की स्ट्रक्चर को इस तरह भी याद रख सकते हो कि ये एक ट्विस्टेड लैडर है। आप अपने दिमाग में, माइंड में इमेजिन करोगे तो यू
आप अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो डीएनए की, ठीक है। आप इसी एक ट्विस्टेड लैडर की तरह इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ये ट्विस्टेड लैडर्स क्या हैं। हाँ, तो बच्चों लैडर के साइड्स स्टेप्स हैं, ठीक है। अब साइड्स इज इक्वल्स टू शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। अभी अब आप देख सकते हो जो साइड्स है ना, ये शुगर और फॉस्फेट बैकबोन है, ठीक है। स्टेप्स कैसे हैं? स्टेप्स है नाइट्रोजेनियस बेसिस, नाइट्रोजेनस बेसिस, ये स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। अभी मैंने बताया था लैडर की तरह अगर आप इमेजिन करोगे तो साइड्स जो बने हैं शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन से, और जो स्टेप्स है ना वो नाइट्रोजेनस बेसिस है, ठीक है। और पूरी लैडर ट्विस्टेड होने की वजह से ना डीएनए डबल हेलिक्स जैसा दिखता है, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको बच्चों? ओके ओके स्टूडेंट्स, अब समझते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। पहले जो मैंने बताया था डीएनए का स्ट्रक्चर आपको, जिसमें आपने लैडर और ट्विस्टेड स्टेप्स को देखा था, जिसमें शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस थे। शुगर फॉस्फेट क्या था? साइड्स थे, और स्टेप्स जो थे नाइट्रोजनस बेस थे। अब आप सोचोगे ये क्या है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे अब। तो स्टूडेंट्स डीएनए जो है ना बहुत सारे स्मॉल्स यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो आपने स्ट्रक्चर अभी पढ़ा था, इसके अंदर जो ये यूनिट्स हैं, ये बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना होता है। डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बच्चों? डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। आप समझ रहे हो? अब ये एक यूनिट है, ठीक है। ये एक यूनिट में दिस वन, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन सा है? शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। समझ गए आप? ठीक है। यानी न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस। समझ गए आप? ठीक है। तो बच्चों डीएनए में शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर। सबसे पहले हमने डीएनए का फुल फॉर्म जाना था, जो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो डी अब तब आपने सोचा होगा कि मैंने डीऑक्सीराइबोस को क्यों एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट मैंने फुल फॉर्म ही बताया। तो अब जानेंगे स्टूडेंट्स हम डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि तब मैं आपको वो बताती तो आप कंफ्यूज्ड हो जाते, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को पढ़ने का भी स्टेप होता है स्टूडेंट्स, उस स्टेप से आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो डीएनए में शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। और इसी वजह से डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। देख रहे हैं आप, डीऑक्सीराइबोस का नाम, शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोस, और वो बना किससे? न्यूक्लियोटाइड से। तो पूरा नाम बन गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो आपको फुल फॉर्म अब समझ में आ गया होगा। फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जानेंगे द 4 नाइट्रोजनस बेसेस ऑफ डीएनए। नाइट्रोजनस बेसेस, हमने कंपोनेंट्स को जाना, अब हम नाइट्रोजनस बेसेस को जानेंगे, ठीक है। डीएनए में ना बच्चों 4 टाइप के 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये वाले, ठीक है। मैंने बताया था ना नाइट्रोजनस बेसेस बैकबोन, ये है वो, ठीक है। हाँ, देर आर एडिनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन एंड साइटोसाइन, ठीक है। एडिनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन एंड साइटोसाइन, दीज आर दी नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है। तो बच्चों अब इन्हें याद करना बहुत ही इजी है। कैसे? ए टी जी सी, ATGC, ठीक है। बस ये 4 लेटर्स याद रखो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं। एडिनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन एंड साइटोसाइन, ठीक है। बस ये 4 लेटर्स याद रखो, लेकिन इनका पेयरिंग और भी इंपॉर्टेंट है। पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब बच्चों हमने 4 नाइट्रोजनस बेसिस को समझा, ATGC, ठीक है। तो डीएनए में ना बच्चों बेसिस रैंडमली पेयर नहीं करते। अब आप रैंडमली अगर
ATG मतलब एडिनाइन को साइटोसाइन से मिलाओगे या गुआनिन को थायमीन या अलग अलग कंपोनेंट्स को एक दूसरे से पेयर करोगे तो दैट्स रॉन्ग। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो उसकी पेयरिंग करेक्ट होनी चाहिए इन DNA। ठीक है, तो बच्चों DNA में बेसिस जो होते हैं वो रैंडमली पेयर नहीं करते, स्पेसिफिक पेयरिंग होती है। ठीक है, तो एडिनाइन पेयर्स विथ थायमीन। ठीक है, एडिनाइन पेयर्स विथ थायमीन कहाँ पेयर हो रहा है? वो बेस में DNA के नाइट्रोजनस बेसिस है एडिनाइन पेयर विथ थायमीन। ठीक है, जैसे कि A इज इक्वल्स टू T एडिनाइन थायमाइन। ठीक है, और ग्वानाइन पेयर विथ साइटोसाइन। ठीक है, ग्वानाइन पेयर विथ साइटोसाइन यानी AT एंड देन GC। ठीक है, इसको याद रखने के लिए AT एंड GC ये DNA का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? दैट्स इट, एडिनाइन थायमाइन ग्वानाइन साइटोसाइन। ओके बच्चों, अब हमें ये नाइट्रोजन बेस तो समझ में आ गया और उसके कंपोनेंट उसके बेसिस भी समझ में आ गए, एडिनाइन थायमाइन ग्वानाइन साइटोसाइन। ओके, फिर उसकी पेयरिंग कैसी होगी वो भी समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि A और T एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं। आप ये समझे होंगे मैम इतने इजीली, ये दोनों इससे पेयर हो गए और ये दोनों इससे पेयर हो गए, दैट्स इट। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ये एडिनाइन थायमाइन ही क्यों और ग्वानाइन साइटोसाइन ही क्यों? ठीक है, A और T एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं और G और C कैसे कनेक्टेड होते हैं? ठीक है, तो बच्चों इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन DNA। तो ऐसे ही इनको पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है बच्चों, एडिनाइन और थायमाइन के बीच 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ग्वानाइन और साइटोसाइन के बीच 3 हाइड्रोजन। आप देख सक रहे हैं ना, ये है एडिनाइन और ये थायमाइन, इनके बीच है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये है ग्वानाइन और साइटोसाइन, इनके बीच है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ गए? सो रिमेंबर, A इज इक्वल्स टू T एरो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, G इज इक्वल्स टू C एरो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दैट्स इट, बहुत ही इजी। ठीक है, ये तो बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए से रिलेटेड हर एक चीज़ मैंने आपको बताई। पर बच्चों डीएनए यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, हम आगे और भी पढ़ेंगे डीएनए के इन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।